नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कचौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ विज्ञान कक्षा 7 पार्ट 2 रेशों से वस्त्र तक। तो इस पाठ के उद्देश्य के साथ साथ हम लोग अभ्यास प्रश्न को भी चर्चा करेंगे और इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा आपको। तो अगर हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमें अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, चलते हैं। विज्ञान कक्षा 7 पार्ट 2 रेशों से वस्त्र तक। आज हम इस पार्ट को कवर करेंगे। इस पाठ के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं, पहला पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, दूसरा ऊन प्रदान करने वाले जंतु, तीसरा ऊन तैयार करने की विधियां, चौथा है रेशम कीट का जीवन चक्र व रेशम प्राप्त करने, पांचवा है दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 5 उद्देश्यों के तहत इस पूरे पाठ को कवर करेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्न करके हम लोग इस अभ्यास को ख़त्म करेंगे। तो पहले उद्देश्य की तरफ हम लोग चलते हैं, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो उद्देश्य 1, पौधे व जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधे से प्राप्त रेशे जैसे कपास, जूट, फ्लैक्स, नारियल। जंतुओं से प्राप्त रेशे जैसे भेड़, ऊंट, बकरी, लामा, याक, रेशम कीट आदि सभी जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं। कपास और जूट के बारे में अभी कक्षा 6 का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, तंतु से वस्त्र तक, उसमें विस्तार से बताया गया है। उसका लिंक इस वीडियो में आपको ऊपर दिया जा रहा है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे उद्देश्य 2, ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कई सारे जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। पहला है घने बालों वाली भेड़। तो भेड़ हमारे भारत में मोस्टली जगह पे पाई जाती है और इसका ऊन काफ़ी उच्च क्वालिटी का होता है। इसके अलावा याक, ये तिब्बत में पाया जाता है। ऊंट आप लोगों को पता है राजस्थान में पाया जाता है। लामा, तिब्बत में लामा और याक पाया जाता है। कश्मीर में आपकी ये बकरी, अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी, जिनसे वहाँ पे पश्मीना और अंगोरा, ये 2 तरह की किस्म की सालें बनती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और अल्पैका, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भेड़ के बारे में। तो नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो विभिन्न नई नई किस्मों की भेड़ों को प्राप्त करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन की हम लोग विधि को अपनाते हैं, जिसके माध्यम से देसी भेड़ों की अपेक्षा नस्ली भेड़ें ज़्यादा अधिक जो है ऊन प्रदान करती हैं। उद्देश्य 3, इस उद्देश्य के तहत ऊन तैयार करने की विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऊन तैयार करने की विधि में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भेड़ों के रेशों को ऊन में संशोधित करने की विभिन्न चरण है। जैसे नंबर 1 है भेड़ के बालों की कटाई। ये हम लोग हाथों द्वारा या आजकल मशीनों के द्वारा भेड़ के बालों की कटाई करते हैं। दूसरा चरण है इसका अभिमार्जन। तो अभिमार्जन में कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकी में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है। उसके बाद धोने से क्या होता है, जिससे उसकी धूल, मिट्टी, चिकनाई
जो उन रेशों में रहती है वो निकल जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग अभिमार्जन कहते हैं। तो अभिमार्जन समझ में आया? यानी अभिमार्जन जो रेशे हम लोग भेड़ के बालों से काट के प्राप्त करते हैं, उनमें जो गंदगी रहती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको साफ करने की विधि को हम लोग अभिमार्जन कहते हैं। बस उनको हम लोग पानी में डाल के अच्छे से साफ कर दें, यही अभिमार्जन कहलाता है। अभिमार्जन के बाद तीसरा चरण है छटाई। तो साफ रेशे साफ होने के बाद अब हम उनको अलग कर लेते हैं। जो कमज़ोर तरह के रेशे उनको अलग करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के रेशे होते हैं उनको अलग कर लिए जाते हैं। उसके बाद चौथा चरण है कताई। तो अब रेशों को अलग अलग करने के बाद उनकी कताई की जाती है। अगला चरण है रंगाई। आपने देखा होगा जो भेड़ें होती हैं या तो सफ़ेद रंग की होती हैं या तो कुछ सेलेक्टेड रंगों में होती है, या तो भूरे रंग की होती हैं या लाल रंग की होती हैं। तो उनमें और अच्छे रंग देने के लिए हम लोग रंगाई का चरण अपनाते हैं। छठा चरण है ऊनी धागा बनाना। आखिर में ऊनी धागों की बुनाई मशीनों के माध्यम से की जाती है और बड़े स्तर पर इसका उत्पादन भारत में। नोट: जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिससे सोर्टस नामक घातक रुधिर संबंधी बीमारी हो जाती है। कभी कभी तो ये बीमारी इतनी घातक हो जाती है कि इसमें कारीगरों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इस पे कार्य करने वाले लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक प्रश्न बनता है कि जंतु रेशों की कटाई करने वाले कारीगरों में किस तरह के विषाणु का मतलब कि खतरा रहता है, या कह सकते हैं कौन सी बीमारी होती है। दोनों तरह के प्रश्न आपके एसएससी, बैंक और रेलवे में पूछे जा चुके हैं। अभी ये लोअर पीसीएस और पीसीएस में भी प्रश्न आया था कि कौन सी बीमारी होती है। मान लीजिए कोई ऊन बनाने वाली फैक्ट्री में या रेशों को साफ करने वाली फैक्ट्री में काम करता है, तो उन मज़दूरों को, उन कारीगरों को कौन सी बीमारी होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है, इसको आप लोग नोट रखिएगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपके एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी हो सकती है। तो सोर्टस नामक बीमारी होती है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ से पूरे विश्व में ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? तो आप कह सकते हैं चीन, और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। भारत का स्थान तीसरा है। तो यहाँ पे आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक, भारत की स्थिति विश्व में किस स्थान पे है ऊन उत्पादन में? तो आप कह सकते हैं तीसरे नंबर पे। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विश्व में ऊन उत्पादन में प्रथम देश? तो इसका उत्तर होगा चीन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिनको ध्यान रखिएगा। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप कह सकते हैं विश्व में सबसे अच्छी ऊन न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों से प्राप्त होती है। तो ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी प्रश्न है, इनको आप नोट कर लीजिए कहीं पे, अच्छे से इनको आप देखते रहिए। उद्देश्य 4, रेशम कीट पालन, उसका जीवन चक्र। तो रेशम कीट पालन विज्ञान को सेरीकल्चर कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, या रेशम कीट पालन विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आप देखते रहिए, समझते रहिए।
क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं किताबों से आते हैं ज़्यादा। तो आपका बेसिक कंप्लीट जब होगा अच्छे से तो आपको ये प्रश्न करने में बहुत आसानी रहेगी। रेशम रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बनते थे। रेशम वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पादक करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके रहते हैं। चित्र में आप देखें, नर और मादा। नर छोटा होता है, मादा नर की अपेक्षा बड़ा होता है। और ये शहतूत की पत्ती है जिस पे ये मादा जो है अंडे देती है। और ये रेशम कीट है। ये रेशम कीट जो शहतूत की पत्ती पे, अरंडी या ओक के पत्ती पे अंडे देते हैं और ये वहाँ पे कोकून का निर्माण करते हैं। तो ये अंडे सफ़ेद रंग के लार्वे निकालते हैं जिन्हें कैटरपिलर या इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं। 4 से 6 हफ्ते में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वे में एक विशेष ग्रंथि होती है जिससे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आधार में आगे से पीछे की ओर गति करते हैं। अपने चारों ओर एक लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इस बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। रेशम के रेशों से लिपटे इस प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाता है। इस प्यूपा युक्त गोलाकार संरचना को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और वह अपना नया जीवन चक्र शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि रेशम के कीट का पूरा जीवन चक्र होता है। रेशम की जो है शहतूत की पत्ती पर जाके अंडे देता है। अंडे से वहाँ पे आपका प्यूपा तैयार होता है। प्यूपा क्या करता है, एक लसलसा पदार्थ निकालता है जो अपने बॉडी के चारों तरफ फैल जाता है और उस हवा में सूखने के बाद कोकून या कोका का निर्माण करता है और उसके अंदर प्यूपा विकसित होता है। विकसित होने के बाद जब वो बड़ा होता है तो वो उसको काट के, कोकून को काट के बाहर निकल आता है। तो वो एक खोल की तरह रह जाता है और उसी खोल से हमारा रेशम बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल चलता है रेशम कीट के जीवन चक्र में। रेशम कीट का जीवन चक्र एक बार हम लोग इस चित्र के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो जो रेशम कीट होता है उसकी जो मादा होती है, मादा वयस्क यानी कि जो एडल्ट हो जाती है, अंडे देने लायक हो जाती है, वो अंडे देती है। अंडे देने के बाद ये अंडे कहाँ देती है, ये अंडे देती है शहतूत की पत्ती पर, निचली सतह पे अंडे देती है। तो वहाँ पे ये अंडे लार्वा में बदलते हैं। लार्वा क्या करता है, फिर अपने चारों तरफ एक लसलसा पदार्थ निकालता है। तो लसलसा पदार्थ ये चारों तरफ जो इसके निकलता है, ये हवा के संपर्क में आने पर कोका या कोकून का रूप धारण कर लेता है और इसके चारों तरफ एक खोखला कवर बना लेता है, एक आवरण बना लेता है इसकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद जब लार्वा इसके अंदर विकसित हो जाता है पूर्ण रूप से,
उसके बाद वो काट के इसको बाहर निकल आता है और ये जो कोकून होता है, ये जो कवच होता है, वो वहीं पे छूट जाता है, रह जाता है। जैसे अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है उसी तरीके से, और ये फिर प्यूपा वयस्क में बदल जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है और इसी कोकून से रेशम का उत्पादन किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, कोकून से रेशम निकालने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोकून से रेशम निकालने की विधि को रेशम की रीलिंग कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, रेशम की रीलिंग, रेशम निकालने की प्रक्रिया को हम लोग रेशम की रीलिंग कहते हैं। पाठ का अंतिम उद्देश्य है दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता। तो इससे आप लोग बखूबी परिचित होंगे। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों का निर्माण आप देख सकते हैं, इनके माध्यम से होता है। हर तरह के कपड़ों का निर्माण इनके रेशों से होता है, जैसे औरतों की साड़ियाँ, ब्लाउज, बच्चों के पैंट, शर्ट, कुर्ता, पैजामा, पगड़ी, घरों में देखने वाले पर्दे, सोफ़े के कवर, रजाई, गद्दे। तो आसपास उन सब में कहीं ना कहीं जंतु रेशों के उपयोग को हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही व्यापक इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, जैसे रेशम कीट के एक कोकून से 300 मीटर से लेके 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकाला जाता है। 1 किलो रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5,500 कोकूनों की आवश्यकता पड़ती है। रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त ना करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनाने के लिए तैयार करने के लिए छोड़ा जाता है, ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। पाठ के अंत में हम देखेंगे, हमने सीखा भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ये पूरे पाठ का एक तरीके से रिवीजन है, जो इस पाठ में हम लोगों ने चर्चा की। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वचीय बालों से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा, चोली, चूड़ीदार, शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। तो ये हमने इस पूरे पार्ट में सीखा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं अभ्यास प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं ऊँट या याक, एल्केपा तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। खा। दूसरा प्रश्न, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। तो भेड़ तथा रेशम कीट ये शाकाहारी होते हैं, तो इसका उत्तर होगा आ शाकाहारी। अगला प्रश्न है, भेड़ों के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है? अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग, कटाई तथा छटाई। तो इसका सही उत्तर है आ अभिमार्जन। अगला प्रश्न है, रेशम है मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे, उपयुक्त सभी। तो रेशम आपका है जंतु रेशे, क्योंकि ये रेशम कीट से उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसको हम लोग सा उत्तर इसका सही होगा जंतु रेशे। तो अब हम लोग करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला है, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है, इसमें आएगा कुचालक। अगला प्रश्न है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है,
प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना खाली जगह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? कोकून, कोका या कोकून। तो इसका सही उत्तर यहाँ भरेंगे कोकून। अगला प्रश्न है, रेशम उद्योग के कारीगर खाली जगह नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु, इसका सही उत्तर होगा एंथ्रेक्स। प्रश्न है, सही अथवा गलत का निशान लगाना है। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे सही है, जो गलत होगा उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है। दूसरा है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों को जाड़ों के मौसम में काटा जाता है। तो इसको जाड़ों के मौसम में ना, इसको गर्मी के मौसम में काटा जाता है। तो ये प्रश्न गलत हो गया। अगला प्रश्न है, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो ये अच्छी नस्ल के द्वारा हम लोग दूसरी भेड़ों की नस्लों को अच्छा करने की प्रक्रिया जो है वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो ये प्रश्न सही है। अगला प्रश्न है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। तो ये प्रश्न भी सही है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं, बिल्कुल सही है। तो सारों पे टिक लगा देते हैं। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा, चौथा, पांचवा सही। तो इस तरीके से ये आपके सही और गलत प्रश्नों का हो गया। अब अगला प्रश्न है, स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। यानी कि आपको स्तंभ का और स्तंभ खा से मिलाना है सही उत्तर में। तो पहला है अभिमार्जन। अभिमार्जन काटी गई ऊन की सफाई, यानी कि सबसे लास्ट वाला जाएगा। कोकून, कोकून से हम लोग रेशे के रेशे उत्पन्न करते हैं, रेशम के रेशे उत्पन्न करते हैं, सा वाला। याक, ये दा होगा, ऊन देने वाला जंतु है। शहतूत की पत्तियां, आ, रेशम कीट का भोजन के लिए इसमें मिलाएंगे, आ से शहतूत की पत्तियों को। और रीलिंग, रीलिंग रेशम के रेशों का संसाधन। तो आखिरी वाले को बा से मिलाएंगे स्तंभ खा में। तो इस तरीके से पहला वाला अभिमार्जन को हम लोग लास्ट में काटी गई ऊन से, कोकून को हम लोग सा से रेशम के रेशे उत्पन्न करने में, याक को ऊन देने वाला, शहतूत को शहतूत की पत्तियां, आ से, और रीलिंग को बा से। तो इस तरीके से इस पूरे मिलान को करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनके द्वारा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपको इस पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा उसके तहत आपको मिल जाएंगे। तो आप देखें एक बार और इनको नोट करने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें खुद से। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके उत्तर आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दूँगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। किसी भी प्रश्न का अगर आपको उत्तर ना मिलता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। ये अभ्यास प्रश्न आप करिए, इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी दिया है। रेशम के कीट के जीवन चक्र को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करिए और भेड़ के बालों से ऊन में संशोधित करने के विभिन्न चरणों का चित्र सहित प्रदर्शन कीजिए। रेशम कीट पालन तथा रेशम प्राप्त करने की क्रिया विधि से संबंधित चित्र को एकत्र कीजिए। तो ये चित्रों के माध्यम से आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क को करना है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि हमारे बच्चे घर में रहते हुए भी पढ़ सके और उनका नुकसान पढ़ाई का ना हो सके। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।